श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे विवाह मुहूर्त पर। आपका एक प्रश्न आया था कि जो अपना अगस्त्य लोक दर्शन है उसको एक बार और बताएं। तो मैंने जो उदाहरण करके डाले हैं वो वीडियो आपने देखे नहीं है। तो जहां तक आपने देखे नहीं वहां तक आप ये कैसे मान रहे हैं कि समझ में नहीं आया है। 3 वीडियो है इसके और तीनों की लिंक मैंने आपको भेज रखी है। एक अनलॉक है और 2 लाख वाले हैं। दोनों लाख वाले आपके रजिस्टर्ड कर दिए हैं और मतलब कुल मिलाकर तीनों वीडियो आपके चल जाएंगे। मैंने आपके कमेंट के बाद में वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखी है। उसमें डिस्क्रिप्शन में उसके जो व्यूअर्स देखे हैं तो व्यूअर्स में केवल 3 व्यक्ति आए, उसमें से एक मैंने देखा है और 2 अन्य ने देखा है। तो जहां तक आपने तीनों वीडियो नहीं देखे वहां तक कमेंट कैसे किया? मतलब पहले एक बार देख तो लेते उसको। मतलब किसी ने भी उन वीडियो को देखा ही नहीं है। गुरुदेव एक बार नमस्कार। माफी चाहता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मैंने ही लिखा था मतलब गुरुदेव। जी जी, नहीं पर एक बार उनको देख लेते नहीं आप? गुरुदेव मैंने देखा नहीं, मैं देखूंगा भी। गुरुदेव माफी चाहता हूँ मैं, अगर कोई गलती हो गई तो जी, मेरे कहने से। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है। पर वीडियो एक बार देख लें। जैसे कभी कोई यहाँ गड़बड़ हो भी जाती है तो फिर मैं रात में वापस वीडियो बना के अपलोड करता ही हूँ, भले ही वो लेट हो जाऊं या कुछ भी हो जाए। ऐसा पहले भी हुआ था तो मैंने उसका वीडियो फिर नया बना के डाल दिया था। तो आप बिल्कुल इसमें रहें कि एक बार उसको देख लें। बस आपको जो मैंने राशि अंश कला विकला निकालना बताया है, अस्त वाले पर जब वो आएगा तो उस सूर्य आ जाएगा, उस समय अगस्त्य लोप हो जाएगा। और दर्शन वाले पर जब सूर्य आ जाएगा तो उसका दर्शन हो जाएगा। ये कितनी बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर आएगा ये गणित करके आपको निकालना पड़ेगा। और निकालने का उदाहरण मैंने लोप का भी बताया है और दर्शन का भी बताया। दोनों के मैंने उदाहरण करके और कंप्लीट आपके लिए डाल दिया है। पर आप एक बार उसको देख लेंगे तो शायद आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। तो एक बार आप अवश्य उन वीडियो को देख लें। आज हम विवाह मुहूर्त पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम फाइनल पंचांग की तरफ चलेंगे तब तक हमारे ये साइडों के कोई भी कार्य शेष नहीं रहेंगे। लग्न साधक सारणी आप बना सकते हैं, दैनिक लग्न प्रवेश सारणी आप बना सकते हैं। कुछ ने संतोषजनक प्रतिक्रिया भी दी है कि हमें व्यवस्थित समझ में आ गई है और अब हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, मुश्किल से हम 22 जने जुड़े हैं, उनमें से मुश्किल से 1-2 व्यक्ति प्रतिदिन उस पर काम करते हैं। और जो प्रतिदिन काम करते हैं वे ही आगे निकलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि बस वह वीडियो है लिख लेंगे तो कदापि आप उसमें मतलब विद्वान नहीं बन सकते। मतलब जो काम रोजाना कराया जाए उसको रोजाना करें और उसके लिए आपको पूरा दिन लगा रहना पड़ेगा तो आप मेरे साथ चल पाएंगे। देखिए, मैं जब पढ़ाता हूं आपने देखा होगा कि आप कह दो ये उदाहरण कर दो वो ही कर देता हूं। अर्थात चीजें याद कर रखिए। याद करने जब आप याद कर लेंगे सारी की सारी चीजों को तो ही कोई भी कार्य कर पाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, ज्यादातर पढ़ाने वाले जो पुस्तकों में लिखा है उसी उदाहरण को हल कर देंगे। आपने देखा होगा कि ग्रह लाघव की या केतकी ग्रह गणित की जो भाषा टीका जिनने करी है उनने जो उदाहरण पहले कर रखे हैं उसी को हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया है, बदल कर दे दिया है। जबकि एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि ये हमने एक नया उदाहरण किया है। तो लोग उस पर ज्यादा अधिक जोर लगाकर देखेंगे, उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। तो आप याद करें, इन सब चीजों को मौखिक करें। अब जैसे दैनिक लग्न प्रवेश सारणी सारी प्रक्रिया याद है। लग्न साधक सारणी, दशम लग्न साधक सारणी सारी प्रक्रिया मौखिक रट रखी है। आप जब चाहो जब जैसे चाहो पूछ सकते हैं।
जैसे कुछ में सूत्र लगते हैं तो वो सूत्र मौखिक नहीं है, तो वो उनको सुरक्षित कर रखा है कब कहाँ कैसे क्या सूत्र लगेगा। तो देखिए जो एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं वे वस्तुतः उस चीज को कंप्लीट करते जा रहे हैं। और हमने दैनिक लग्न प्रवेश सारणी में जो अनुपातन जो जोड़ा था, अगर उसको और एकदम से सूक्ष्म अगर आपको करना है तो उसके लिए रोजाना का गणित करना पड़ेगा, तो एकदम से सूक्ष्म शुद्ध आ जाएगा आपका। परंतु ये अनुपात वाला भी जिसको कह सकते हैं कि 10 सेकंड तक की उसमें अशुद्धि आ सकती, ज्यादा नहीं आएगी, ज्यादा आई तो 20 सेकंड, इससे ऊपर स्थूलता उसमें नहीं आएगी। अब हम लग्न विवाह मुहूर्त जिसको कहते हैं, विवाह मुहूर्त कैसे निकालें इस पर चर्चा करेंगे। आपके पास नया पंचांग हुआ है, उस पंचांग को अपने सामने रखें। ये श्री भादव माता पंचांग है, अपने सामने लेंगे और या पुराना है तो पुराने को लेंगे, 2 साल पुराना है 2 साल पुराने को लेंगे, 3 साल पुराना है 3 साल पुराने को लेंगे, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पंचांग है उसका पेज नंबर 73 निकालेंगे, ठीक है। अब आप इसमें सीधे हाथ की तरफ के कॉलम को देखेंगे, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन ऊपर से विवाह नक्षत्र रोहिणी मृगशीर मगा उत्तरा फाल्गुनी हस्त स्वाति अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा उत्तरा भाद्रपद और रेवती। और कात्यायनोक्त जो है वो अश्विनी चित्रा श्रवण धनिष्ठा भी किसी आचार्य ने शुभ माने, इनको कात्यायनोक्त विवाह मुहूर्त कहते हैं। कात्यायनोक्त का अर्थ है कि एक ऋषि हुए हैं कात्यायन नाम के, उनने इन 4 नक्षत्र में विवाह भी शुभ माना है। और इसको नक्षत्र चतुष्टयी भी कहते हैं। नक्षत्र चतुष्टयी का अर्थ है 4 नक्षत्र वाले विवाह मुहूर्त। अब इसी में आगे आता है विवाह में 21 दोष माने गए, परंतु इनमें से मुख्य रूप से 10 दोषों का विचार करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए सबसे पहले विवाह में क्या त्याज्य है। आजकल फैशन का युग है और इसमें पंचांग में लोग अपने ज्यादा से ज्यादा विवाह मुहूर्त देते हैं जो कि त्रुटिपूर्ण है। अधिक से अधिक विवाह मुहूर्त देने की होड़ कभी नहीं करना चाहिए, और चूंकि जिसमें मुहूर्त ज्यादा होंगे वो बिकेगा भी ज्यादा, और इसलिए लोग आजकल मुहूर्त बढ़ाते जा रहे हैं अपने पंचांगों में। उसके जो नियम और उसकी जो शर्तें हैं उनको एक तरफ रखकर मुहूर्त देते जा रहे हैं। फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप वाले पंडित तो और ज्यादा विद्वान है, वो घट स्थापना का मुहूर्त मैंने देखा रात में भी निकाल रहे हैं। नवरात्रि में जो घट स्थापना की जाती है रात में, सुबह जल्दी उठ के 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे, ऐसा कभी नहीं होता। अमावस्या की रात्रि में कभी घट स्थापना नहीं होती है और न अमावस्या के दिन में होती है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बातें जो है हमारे लिए घातक हैं। आज तो हम अब अपने पंचांग की प्रतियां ज्यादा से ज्यादा बिके, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुहूर्त दे रहे हैं और इसको फैशन में उतार रहे हैं। पर जब धर्म को फैशन में उतारा जाता है तो वो धर्म नष्ट हो जाता है, और वो धर्म नष्ट कैसे होगा, वो उन लोगों को हानि पहुंचाएगा। जैसे आपने नियमों को एक तरफ रख के कोई भी मुहूर्त निकाल के यजमान को दे दिया, तो यजमान को उस मुहूर्त से नुकसान होगा,
और नुकसान होगा तो उसका विश्वास इनसे उठ जाएगा कि ऐसे कैसे शास्त्र जो इनमें मुहूर्त किया गया और मेरे तो नुकसान हो गया उल्टा फायदे की जगह, तो लोग इससे कटते जाएंगे। तो आजकल जो कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपना नाम उछालने के लिए, चलाने के लिए उठपटांग मुहूर्त बता रहे हैं, और इससे ज्योतिष का भविष्य खतरे में होता जा रहा है। लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठता जा रहा है। और आजकल तो वैसे भी विरोध में बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए ये ध्यान में रखकर कार्य करें कि हम चाहे हमारा पंचांग ना बिके, पर उसका स्टैंडर्ड कभी समाप्त नहीं होने दें। जैसे आप देखेंगे कि आपका अपना श्री भादो माता पंचांग है, इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड पंचांग है। मेरे ध्यान में है वो, और मेरे ध्यान में नहीं, उनकी मैं नहीं कह सकता हूं। तो मेरे ध्यान में जो है कौन सा है, मैं आपको बताता हूं कि ये सिंदर शिवलाल पंचांग अच्छा स्टैंडर्ड का निकलता है, उठपटांग मुहूर्त नहीं रहते हैं। निर्णय सागर पंचांग जो निर्णय सागर पंचांग जो कि आप ये देखेंगे कि उसमें भी स्टैंडर्ड को वो नहीं छोड़ते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें कि जो पंचांग स्टैंडर्ड है उनको ध्यान में उनका उपयोग अधिक से अधिक करें। जैसे मैं भी पंचांग न बिके कोई दिक्कत नहीं, पर स्टैंडर्ड ही निकालता हूं ताकि हमारे धर्म की क्षति नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विवाह में जो वर्जित थे वो एक तो व्यतिपात, व्यतिपात योग में विवाह नहीं होगा। व्यतिपात के बाद वेदरति, वेदरति में विवाह नहीं होगा। इसके बाद कृष्ण पक्ष 13, 14 और 30 इन तिथियों में विवाह नहीं होगा। यदि द्वादशी को त्रयोदशी आ जाती है तो उसमें विवाह नहीं होगा। जहां तक द्वादशी रहेगी वहां तक विवाह होगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष की 1, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जहां तक रहेगी वहां तक विवाह नहीं होगा। यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिन में 12 बजे समाप्त हो रही तो 12 बजे बाद हम विवाह मुहूर्त दे सकते हैं। इसके बाद आता है परिवियोग। परिवियोग पूर्व का आधा, पूर्व का आधा ये आपके शुभ कार्यों में वर्जित है। उसके बाद गणित से सिद्ध क्रांति सामने, क्रांति सामने भी आपके सभी शुभ कार्यों में वर्जित है। वो गणित से जो आता है, महापात गणित से आता है। अंदाजन जो हम टेबल से जो क्रांति सामने निकालते हैं वो वास्तव में होता नहीं है, वो स्थूल क्रांति सामने है। और गणित से निकालते हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म और शुद्ध क्रांति सामने आता है, वो विवाह में वर्जित माना गया है मुख्य रूप से। उसके बाद आपका पाप ग्रह युति, पाप ग्रह युति में भी विवाह नहीं होगा। उसके बाद भुजंगपात, भुजंगपात में विवाह नहीं होगा। इसके बाद वेद दोष, वेद दोष में विवाह नहीं होगा। ये मुख्य रूप से इन बातों को, वैसे तो और भी योग हैं जिनका किसी की 1 गति वर्जित है, किसी के 1.5 गति है, किसी की 2 गति है। इस प्रकार से 2-3 योग और हैं, परंतु हम उनको स्थूल रूप से अगर नजरअंदाज भी कर दें तो मुख्य रूप से इन पर तो हमको विचार करना ही चाहिए। अगर आप और सूक्ष्म रूप से देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने श्री भादो माता पंचांग का
पेज नंबर जहां लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूं कि कहां पर मैंने लिखा है, वो आप पढ़कर पेज नंबर 78 पर सप्तनाड़ी चक्र के नीचे चंद्र की स्थिति, शिव जी के यज्ञ में अग्निवास, उसके बाद विष्णु जी के यज्ञ में अग्निवास, उसके बाद शुभ कार्य में वर्जित योग, ये किसकी कितनी गति वर्जित है, कौन सा योग कितना वर्जित है, ये विवाह में वर्जित है। आप इनको नोट कर लें। अब आपका और कोई प्रश्न इसमें आता हो तो पूछ सकते हैं। गुरु जी आपने पेज नंबर कितना बताया गुरु जी? पेज नंबर 73 से तो अपन पढ़ रहे हैं, और जो दोष देखना है वो पेज नंबर 78 पर 7 पर 8, ये श्री भागा माता पंचांग, ठीक है। इसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। लता पात युति वेद जामित्र बुध पंचक एकारगर उपग्रह क्रांति साम्य दग्धा तिथि, ये 10 दोष होते हैं, उसमें से लता दोष। देखिए आपके पास पंचांग है ये, इसमें ऊपर विवाह के नक्षत्र दिए, अश्विनी रोहिणी मृगशीर मघा उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा उत्तरा भाद्रपद रेवती। अब विवाह का नक्षत्र अश्विनी है, तो सूर्य अनुराधा पर है तो वो लता दोष करेगा, चंद्रमा है तो श्रवण पर है तो वो लता दोष करेगा, मंगल उत्तरा भाद्रपद पर है तो वो लता दोष करेगा, बुध पुनर्वसु पर है तो वो लता दोष करेगा, गुरु धनिष्ठा पर है तो वो लता दोष करेगा, शुक्र मृगशिरा पर है तो वो लता दोष करेगा, शनि उत्तराषाढ़ा पर है तो वो लता दोष करेगा, और राहु पूर्वाषाढ़ा पर है तो लता दोष करेगा। ठीक है। सूर्य की लता संपत्ति की हानिकारक है, चंद्र की लता त्रासदायक, मंगल की लता मृत्युकारक, ये यहाँ लिखा गया है, और भी आप पढ़ लें, सबका दिया है। तो ये लता दोष केवल मालव में वर्जित है, मालवा प्रांत में, ये उज्जैन का क्षेत्र आ जाता है इसमें, उज्जैन के आसपास जो पूरा क्षेत्र आता है वो मालवा में आता है, उज्जैन रतलाम इंदौर ये एरिया इसमें पड़ता है। अब पात दोष पर आते हैं। सारणी में ऊपर आड़ी लाइन में विवाह नक्षत्र दिए गए हैं, उसके नीचे आड़ी लाइनों में 6 पंक्तियों में सूर्य नक्षत्र दिए गए हैं, 6 लाइनों में सूर्य नक्षत्र है। ऊपर वाला विवाह नक्षत्र हो और उसके नीचे वाले खाने में से किसी एक खाने वाले नक्षत्र पर सूर्य हो तो वह नक्षत्र पात दोष से दूषित होता है। मृत्यु पात में विवाह को त्याग देना चाहिए। कुरुक्षेत्र और जांगल प्रदेश में ये दोष वर्जित हैं। काले रंग वाले नक्षत्र भुजंग पात से दूषित हैं। मृत्यु पात जिसको कहते हैं वही भुजंग पात है, जिसमें काले डिब्बे के अंदर जो मतलब लिखे गए नक्षत्र उस पर अगर सूर्य हो तो भुजंग पात होता है। जैसे रोहिणी में विवाह हो रहा है और आर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य है तो भुजंग पात होगा, उसमें विवाह नहीं करना। ठीक है। अब युति दोष, जिस नक्षत्र पर विवाह है उसी पर यदि कोई ग्रह हुआ तो युति दोष समझा जाएगा। विवाह में शुक्र की युति विशेष रूप से वर्जित है, परंतु यदि चंद्र वृषभ मिथुन कर्क सिंह व कन्या वर्गोत्तम शुभ युत तथा चंद्र तथा पाप ग्रह एक नक्षत्र व भिन्न भिन्न राशि पर हो तो युति दोष का परिहार हो जाता है। ये युति दोष का परिहार है। युति दोष का परिहार हो जाने पर विवाह किया जा सकता है। और अब वेद दोष आता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र विवाह का है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर कोई ग्रह बैठा है तो वो अश्विनी नक्षत्र का वेद करेगा, ये विवाह में वर्जित माना गया है। ऐसे में केवल पाप ग्रह हो, अगर पाप ग्रह वेद कर रहा हो तो उसमें विवाह नहीं करना, परंतु शुभ ग्रह वेद कर रहा हो तो उसका चरण वेद ही देखा जाता है। चरण वेद छोड़कर विवाह कर सकते हैं। इसके बाद आता है जामित्र दोष। सारणी में ऊपर वाली आड़ी लाइन में विवाह नक्षत्र दिए गए हैं, नीचे वाली आड़ी लाइन में ग्रह के नक्षत्र दिए गए हैं। देखिए अश्विनी नक्षत्र का विवाह हो और चित्रा नक्षत्र पर कोई ग्रह है तो जामित्र दोष होगा। अब आ जाते हैं
बाण दोष सारणी। बाण 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से मृत्यु बाण विवाह में वर्जित है, ये याद रखिए। मृत्यु गुरु जी बाण कौन में सा ग्रह देखा जाएगा? काय में? जामित्र दोष में सारे सूर्य को ग्रह, कि गुरु को कि शुक्र को? सभी सभी वेद दोष और जामित्र दोष में सारे ग्रह देखे जाएंगे, केवल पात दोष में सूर्य को देखा जाएगा बस। पात दोष, एकार्गल और उपग्रह, इनमें सूर्य को देखा जाएगा, बाकी सब में सभी ग्रह को देखा जाएगा। ठीक है, मैं उदाहरण करके बताऊंगा आपको, पूरा विवाह मुहूर्त निकालना बता के फिर ही बंद करूंगा। पूरा कंप्लीट एक विवाह मुहूर्त निकालेंगे अपन और वो आपको समझाएंगे। मृत्यु बाण, मृत्यु बाण भी विवाह में वर्जित हैं। मृत्यु बाण सूर्य के अंश से देखा जाता है, ये उस पंचक से नहीं देखा जाता जो मगा अपना कहते हैं कि धनिष्ठा अर्ध से रेवती तक पंचक होते हैं, तो वो इसमें नहीं देखा जाता है। आपको देखना क्या है? देखना ये है कि आपका जो है वो अंश मिल रहा है क्या। वो अंश मिलेगा तो ही मृत्यु पंचक हो या आदि आदि पंचक होगा, अग्नि, राज, चोर, रोग, है ना। उसके बाद आता है कि एकार्गल दोष, जिसको खरजुरिक दोष भी कहते हैं। सारणी में ऊपर वाली आड़ी लाइन में विवाह नक्षत्र दिए गए, ऊपर ही ऊपर विवाह नक्षत्र दिए गए हैं, और नीचे वाली आड़ी लाइनों में सूर्य नक्षत्र दिए गए हैं। यदि ऊपर वाला विवाह नक्षत्र और उसके नीचे वाले किसी भी खाने के नक्षत्र पर सूर्य हो तथा निम्न योग हो, मतलब नीचे वाले कालम में के नक्षत्र जो हैं उनमें सूर्य होना चाहिए और ऊपर वाले योग होना चाहिए, विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिग और वेदरती, इनमें से कोई योग है तो ही एकार्गल दोष होगा, अन्यथा नहीं होगा। उपग्रह दोष, सारणी में ऊपर आड़ी लाइन में जो है विवाह नक्षत्र है और नीचे उसके नीचे सूर्य नक्षत्र दिए गए हैं। यदि उसमें से किसी पर भी सूर्य नक्षत्र हुआ तो वो उपग्रह दोष से दूषित होगा। ये विवाह में वर्जित नहीं माना गया है, सामान्य में इसको ग्राह्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोष कुरु और बालिक देश में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रांति साम्य दोष। क्रांति साम्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूक्ष्म क्रांति साम्य और एक राशियों से मिला हुआ क्रांति साम्य। तो हम यहां पर सूक्ष्म क्रांति साम्य को ही वर्जित करेंगे, ये राशि वाले क्रांति साम्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। इसके बाद आता है ऊपर के मेष राशि पर सूर्य हो और विवाह के समय चंद्रमा सिंह राशि पर हो तो क्रांति साम्य दोष बनता है, परंतु वो स्थूल क्रांति साम्य है, विवाह में वर्जित नहीं है। इसके बाद दग्धा तिथि दोष आता है। सूर्य अगर मेष राशि पर है तो षष्ठी तिथि दग्धा है, उसमें विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, दग्धा तिथि विवाह में वर्जित है, परंतु यदि उसका परिहार हो जाए तो विवाह करने में कोई दोष नहीं है। उसका परिहार भी बताऊंगा मैं जब अपन यहाँ मुहूर्त निकालेंगे, पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस प्रकार से ये मुहूर्त निकलेगा, तो वो मुहूर्त निकाल कर आपको बताऊंगा ताकि आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाए। अब देखिए, उसके बाद विवाह लग्न के इष्ट ग्रह, कुंडली में उल्टे हाथ पर जो कुंडली है उसमें ये ग्रह इन स्थानों में हो तो कोई दोष नहीं है। विवाह लग्न के नेष्ट ग्रह, विवाह लग्न के ये ग्रह जो है नेष्ट प्रद हैं, अगर इन स्थानों में ग्रह हो तो वो नुकसानदेह होते हैं। तो आप इनका विचार करने के बाद ही वो विवाह लग्न का निर्धारण करें। जैसे एक पंचांग में लिखा है लग्न में राहु
सप्तम में केतु हो तो विवाह नहीं होता है, ये कभी भी ध्यान रखो। या केतु लग्न में हो या सप्तम में राहु हो तो विवाह नहीं होता है। एक पंचांग में लिखते हैं लग्न में राहु है और उसके आगे 100 ग्राम लिख देते हैं बस। अब वो 100 ग्राम क्या है पता नहीं है, पर वो नहीं लिखना चाहिए। ऐसा विवाह मुहूर्त कदापि नहीं देना चाहिए। जिस लग्न में पाप ग्रह पड़ता है उसमें कभी विवाह नहीं होता है। अब हम ये वाला प्रकरण यहाँ समाप्त करके इसको प्रैक्टिकली विवाह मुहूर्त निकालना आपको बताता हूं। विवाह मुहूर्त, देखिए विवाह मुहूर्त में आपको ये भी ध्यान रखना है मलमास विवाह में वर्जित है। धनु और मीन संक्रांति दोनों मलमास है, इनमें विवाह कभी नहीं होगा। पितृपक्ष श्राद्ध जिसको कहते हैं उसमें विवाह कभी नहीं होगा। और कर्क संक्रांति से लगाकर तुला संक्रांति तक और इधर देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक इनके बीच में कभी भी विवाह नहीं होगा। परंतु जैसे पंजाब आदि देशों में देवशयन में भी विवाह होते हैं तो वो वहां के लिए प्रशस्त है, परंतु हमें विवाह मुहूर्त शुद्ध विवाह मुहूर्तों में ये नहीं देना है। दूसरी बात है कि गुरु या शुक्र दोनों में से एक किसी का लोप हो चुका है तो वो जहां तक दर्शन नहीं होंगे वहां तक उसमें विवाह उस समय विवाह नहीं होगा। उदय होने के बाद 3 दिन तक बाल्यत्व दोष रहता है और अस्त होने के 3 दिन पहले व्रतत्व दोष रहता है गुरु और शुक्र का। गुरु चूंकि पति का कारक है, अगर वो अस्त होगा तो उस महिला को पति के सुख में व्यवधान आएगा। और शुक्र चूंकि पत्नी का कारक है, वो अस्त होगा तो उस महिला को पति से मतलब पत्नी से कष्ट, पुरुष को पत्नी से कष्ट आएगा, महिला को नहीं। पुरुष को महिला से कष्ट आएगा। शुक्र के अस्त होने पर पत्नी कष्ट और गुरु के अस्त होने पर पति कष्ट की संभावना बनती है। इससे हमें इनके लोप होने पर कभी भी विवाह मुहूर्त नहीं देना चाहिए। आजकल मेरे पास भी एक खबर आई थी कि आप गुरु शुक्र दोनों में से एक लोप हैं तो विवाह मुहूर्त लगाएं और मुहूर्त लगाएं। बहुत सारे अब लगाने लगे हैं कि एक ग्रह के लोप होने पर मतलब हम मुहूर्त कर सकते हैं। अब तो क्या तर्क और कुतर्क पर उतार कर जो है हम मुहूर्त दे रहे हैं। आजकल क्या जैसे हमारे सनातन धर्म का कोई एक मालिक नहीं है, यहाँ कोई भी अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित कर देता है और जब वो एक नामी विद्वान था और उसने कोई सिद्धांत लिख दिया तो वो प्रचलन में आ जाता है। ऐसे पूर्व समय में कोई ऐसा एक व्यक्ति हुआ होगा विद्वान जिसने उटपटांग कुछ लिख दिया कि गुरु शुक्र दोनों में से एक उदित हो और एक का लोप हो तो शुभ कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो उस पंक्ति का हवाला दे देकर लोग जो है आजकल ऐसे उटपटांग मुहूर्त भी देने लगे हैं। परंतु सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें ऐसे मुहूर्त कदापि नहीं देना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं नहीं साहब हमको तो अभी विवाह करना पड़ेगा। भाई आपकी बच्ची कितने साल की है? तो 25 साल की। तो 25 साल तक उसका विवाह रुका रह सकता था, तो क्या 1-2 महीने या 6 महीने विवाह नहीं रुक सकता है? परंतु कुतर्क लगाकर वे विवाह मुहूर्त कर देते हैं। ऐसे ही प्रकरण आता है कि साहब कुछ तो करो और मुहूर्त निकाल दो, तो लोग कुछ करके और मुहूर्त निकाल देते हैं, वो घातक सिद्ध होता है। और इसलिए आजकल तलाक के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, संबंध विच्छेद ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पंडित जी से मुहूर्त तो 100 टंच निकलवाया, परंतु नाच कूद गान करने में वो सब निकल गया और उसके बाद हम जो है
फेरे कर रहे हैं, तो आपको उसके फल की प्राप्ति कैसे होगी, आप ही विचार